आरंभ करते हैं। इसकी पूर्व की तासिका में हमने रेडियो वार्ता लेखन संबंधी कुछ बातें आपको स्पष्ट रूप से बताई थी और आज उसी को आगे लेकर के हम चलेंगे कि रेडियो वार्ता लेखन में और क्या क्या होता है। खास करके कल हमने कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके सम्मुख रखी थी जिनके अंतर्गत रेडियो वार्ता लेखन की जो विशेषताएं हैं उनको लेकर के बात कही थी, जिनमें जो पहला चरण है उसका वार्ता लेखन। इस वार्ता लेखन के अंतर्गत विषय चयन, जिज्ञासा एवं कौतूहल वृद्धि, सहज एवं सम्यक विषय विस्तार, ये तीन महत्वपूर्ण विषय हमने आपके सम्मुख रखे थे। उसके उपरांत अब हम चौथा, पांचवा और छठा वैशिष्ट्य आपके सम्मुख रख रहे हैं। चौथी विशेषता है अनौपचारिकता। रेडियो वार्ता का महत्वपूर्ण तत्व अनौपचारिकता है। लंबी चौड़ी भूमिका बांधना यहाँ समीचीन नहीं होता। रेडियो में केवल शब्दों के माध्यम से अपनी बात कहनी होती है, न कि पढ़नी होती है। इसलिए मैंने पहले कहा था कि किसी भी अच्छे रेडियो वार्ताकार को लेखन की जगह उचित समय पर औचित्यपूर्ण बोलने आना चाहिए। जैसा कि मैंने एक वीडियो क्लिप आपको भेजी है, ऑडियो क्लिप भेजी है आपने ग्रुप पर, कि मैंने जो संत कबीर पर एक एफएम रेडियो पुणे के साथ वार्ता की थी, वो वार्ता आप सुन सकते हैं अच्छी तरह से। यानी देखिए कि कहना और लिखना में जो अंतर होता है उसका ध्यान वार्ताकार को या वार्ता आलेखक को रखना चाहिए, उसके प्रति सदैव उसे जागरूक होना चाहिए। इसलिए प्रायः संलाप शैली में, वार्तालाप शैली में जिस प्रकार प्रश्नोत्तर होते हैं, इस शैली में वार्ता लिखनी चाहिए, वार्ता का प्रयोग करना चाहिए। मौखिक भाषा की संरचनात्मक विशेषताओं को अपनाते हुए लेखक यहाँ श्रोताओं से संवाद करता है। यहाँ वार्ता सोद्देश्य है, परंतु उसका स्वरूप अनौपचारिक है। ध्यान रहे कि अनौपचारिकता होनी चाहिए उसमें। औपचारिक रीति से देखिए, अन्य जितने भी कार्यालयीन लेखन होते हैं उनमें औपचारिकता विशेष गुण होता है, परंतु यहाँ अनौपचारिकता विशेष गुण है, गुण विशेष होना चाहिए ताकि वह एक प्रकार से संवाद हो सके। दर्शकों या यूं कहेंगे कि श्रोताओं और वक्ता के बीच में एक प्रकार का संलाप शैली का, प्रश्नोत्तरात्मक शैली का संवाद होना चाहिए। पांचवी विशेषता इसकी है प्रवाहमयी सुबोध भाषा शैली। रेडियो वार्ता की भाषा सरल होनी चाहिए, सुबोध होनी चाहिए, अधिक से अधिक लोगों की समझ में आने वाली होनी चाहिए, एकार्थी और स्पष्ट होनी चाहिए। यद्यपि वार्ताकार मानक भाषा का मौखिक भाषा रूप में प्रयोग करता है, फिर भी यह भाषा मानक होकर भी बोलचाल की भाषा के नजदीक की होनी चाहिए। अत्यंत विद्वानों की जैसी भाषा नहीं होनी चाहिए। बोलचाल की भाषा की दुर्बलताएं उसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बोलचाल की भाषा की जो सबलताएं हैं वो उसमें अवश्य होनी चाहिए, परंतु बोलचाल की भाषा की दुर्बलताएं जैसे गाली गलौज, निम्न शब्दों का प्रयोग करना, ये बातें उसमें नहीं होनी चाहिए। वार्ता का आरंभ प्रत्यक्ष संभाषण की भाषा से, जिस प्रकार से मैं आपसे इस समय बोल रहा हूं, उसी प्रकार से भाषा से इसका आरंभ होना चाहिए। इस प्रकार की भाषा सजीव होनी चाहिए, होती है। इसके लिए बड़ी ही प्राणवान शैली की अपेक्षा होती है। साथ ही साथ ऐसी शैली जिसमें शब्द बोलते हो, चित्र निर्माण करते हो, शब्दों के द्वारा चित्र निर्माण किया जा सके, जो श्रोताओं को अपने सौंदर्य के प्रति आकृष्ट न कर उसके पीछे के उभरने वाले भावचित्रों, भावों, विचारों के प्रति आकृष्ट कर सके, जिनके वाक्यों में गति हो, प्रवाह हो, उसी प्रकार लयात्मक सप्राणता हो, हाँ? लय हो इसमें एक प्रकार की। जिस प्रकार बोलते समय एक विशिष्ट प्रकार की लय होती है हमारी, जैसे हमारे घर में हमारी माँ बोलती है, पिताजी बोलते हैं, भाई बोलते हैं, बहन बोलते हैं, अध्यापक बोलते हैं, प्रत्येक की अपनी एक शैली होती है और उस शैली में एक प्रकार की प्रवाहमानता होती है। जिस प्रकार से नदी बहती जाती है उसी प्रकार भाषा भी बहती जानी चाहिए।
इसलिए ध्यान रखिए कि वाक्यों में अगर गति न हो, प्रवाह न हो, लय न हो, तो वाक्य आकर्षक नहीं होते, सुनने के लिए उतने अच्छे नहीं लगते। इसलिए सुनने के लिए अच्छी बात हो वही रेडियो पर आनी चाहिए। एक अंग्रेजी लेखक ऑनवर ये कहते हैं कि रेडियो वार्ता के लिए आलेख तैयार करने में बातचीत की अंतर्धारा को पकड़ना चाहिए। बातचीत की अंतर्धारा को, प्रश्नोत्तरात्मक, आगे क्या हो, इस प्रकार का कौतूहल बढ़ना चाहिए श्रोताओं के मन में। इस प्रकार की बातचीत की अंतर्धारा को उसमें पकड़ना चाहिए। अगर आप लोगों को गौर से बातें करते हुए देखते हैं तो पाएंगे कि बातचीत का अपना एक खास ढर्रा होता है। प्रत्येक व्यक्ति की बातचीत करने की अपनी एक शैली होती है और इसी शैली को लेकर के हमें भी बातचीत करनी अपेक्षित है। लेकिन देखिए, पुस्तकों की तरह लंबे लंबे वाक्य उसमें न हो, विवरण विशेषण भरे वाक्य खंड का व्यवहार नहीं करते, तो उसकी जगह मुहावरों में और अच्छे वाक्यों में बात करें। जैसे किताबी भाषा जो होती है, जिसमें बहुत लंबे लंबे वाक्य होते हैं, अंतर्लाप होते हैं, उनमें न जा करके हमें बोलचाल की भाषा, छोटे छोटे वाक्य खंड जिसमें विशेषण कम हो, विशेषण हो तो भी वह विशेष्य के उपकारक हों, और खास करके जो बोली भाषा में मुहावरों का प्रयोग होता है, वाक्प्रचारों का प्रयोग होता है, कहावतों का प्रयोग होता है, उसी प्रकार के प्रयोग हमें भी इनमें करने आने चाहिए। मैं फिर से पढ़ता हूँ उस परिच्छेद को। देखिए, अंग्रेजी लेखक अनवर ये कहते हैं कि वार्ता के लिए आलेख तैयार करने के में बातचीत की अंतर्धारा को पकड़ना चाहिए। अगर आप लोगों को गौर से बातें करते हुए देखेंगे तो पाएंगे कि बातचीत का अपना एक विशिष्ट ढर्रा होता है, अपनी एक विशिष्ट शैली होती है। लेकिन पुस्तकों की तरह लंबे लंबे वाक्य, विशेषण भरे वाक्य खंड का व्यवहार हम जनसाधारण नहीं करते, तो उसकी जगह मुहावरों में और अच्छे वाक्यों में बातें कर सकते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि वाक्यों में, वार्ता के वाक्यों में एक प्रकार से छोटे 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 वाक्य हमें बनाने चाहिए। एक बात और इसमें महत्वपूर्ण है कि शब्द में केवल अर्थ नहीं होता, ध्यान रखिए। प्रत्येक शब्द अपनी जन्म कथा के साथ एक बहुत बड़ा भाव लेकर के आता है। वो केवल शब्द के अर्थ तक सीमित नहीं होता, उसमें ध्वनि भी होती है। और देखिए, लिखित भाषा में पढ़ते समय हमें ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जब हम उसी भाषा का उच्चारण करते हैं तो उसकी ध्वनि को भी महत्वपूर्ण ढंग से हमें लेना चाहिए। और ध्वनियों के श्रवण में, मतलब सुनते समय, मैं जैसे देखिए बार बार जिज्ञासा नहीं, जिय का प्रयोग करता हूँ, जो मराठी में ज्ञ या हिंदी में ज्ञ किया जाता है, लेकिन मूल उसका उच्चारण जिय है। तो वो आपको समझ में आना चाहिए कि बोलने वाला व्यक्ति या सुनने वाला व्यक्ति किस प्रकार के अक्षरों को, उच्चारणों को समझता है या उसका विश्लेषण करते जाता है। ध्वनियों के श्रवण में एक आनंद होता है। देखिए, अगर आप रेडियो पर के एक बहुत बड़े प्रसिद्ध सूत्रकार, जिन्होंने, देखिए, सूत्रधार जिन्होंने बिना का गीतमाला का प्रसारण किया हुआ था, जो देखिए कि अमीन सयानी जिनका नाम है, उनके उच्चारणों में किस प्रकार से, एक प्रकार से लय है, उसका आनंद हमें कैसे आता है। या अमिताभ बच्चन जी जो हिंदी बोलते हैं, तो उसका एक सुनने का जो आनंद होता है, वो आनंद किस प्रकार से श्रोताओं को मिलता है, वह भी महत्वपूर्ण बात हमें यहाँ प्राप्त होती है। मतलब प्रत्येक शब्द में जो अर्थ होता है और जो ध्वनि होती है, उन दोनों का समन्वित आनंद श्रोता प्राप्त करना चाहता है। इसलिए रेडियो के श्रोता के सामने जब हम कोई वक्ता के रूप में जाते हैं, वार्ताकार के रूप में जाते हैं, कोई वार्ता के रूप में जाते हैं, रेडियो वार्ता के रूप में जाते हैं, तो हमें शब्द में छिपे हुए अर्थ और वो अर्थ जिन ध्वनियों से प्रकट होता है, उन दोनों के समन्वित आनंद को हमें पहले स्वयं को लेने आना चाहिए। और वह शब्दों का आनंद, ध्वनि का आनंद, अर्थ का आनंद जब हम लेते हैं, उसी प्रकार का आनंद श्रोताओं को भी प्राप्त होते रहता है। ये उसकी पहली शर्त यहाँ आ जाती है। तो ये बात हुई कि प्रवाहमयी सुबोध भाषा शैली भी होनी चाहिए और उसमें अर्थ और ध्वनि का एक सामंजस्य भी होना चाहिए, एक समन्वित सामंजस्य उसका हमें दिखाने आना चाहिए, ताकि श्रोता अधिक आकृष्ट हमारी ओर हो सके। छठी विशेषता है संक्षिप्तता। ध्यान रहे
रेडियो एक ऐसा विशेष माध्यम है जिसमें गिने चुने शब्दों को ही गिने चुने समय में ही प्रकट करना चाहिए, इसलिए संक्षिप्त होना चाहिए। संक्षिप्तता रेडियो की सभी विधाओं की भांति वार्ता का भी महत्वपूर्ण तत्व है। वास्तव में रेडियो में हम श्रोता के साथ सीधे संपर्क में नहीं रहते, मतलब इस समय भी जैसे कि आप मेरे सीधे संपर्क में हैं, वैसे श्रोता आपके सीधे संपर्क में नहीं रहता। आपका ध्वनि मुद्रण अलग होता है और फिर बाद में वो प्रसारित होता है, कभी कभी वो सीधा प्रसारण भी हो सकता है। तो इसमें श्रोता आपसे सीधे संपर्क में नहीं रहते, इसलिए उनकी मनस्थिति को पहले अवगत करना चाहिए। हमें उनकी मनस्थिति समझ में आनी चाहिए ताकि रेडियो वो आपकी बात हमेशा सुनते रहें, लगातार सुनते रहें। इसलिए हमेशा वो संक्षेप में बात होनी चाहिए, कम शब्दों में होनी चाहिए, कम समय में होनी चाहिए। उसमें शब्द स्फीति ज्यादा न हो, उसमें समय की व्याप्ति ज्यादा न हो, क्योंकि सुनने वाला कितना सुन सकता है? 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। आप विद्यार्थी हैं तो आप लगातार आपको 40 मिनट, 45 मिनट सुनना ही पड़ता है। हाँ? लेकिन ऐसा रेडियो का श्रोता नहीं है, उसकी मनस्थिति थोड़ी अलग होती है, इसलिए उस मनस्थिति के अनुरूप अपनी वार्ता को विस्तार आप प्रदान कर सकते हैं, लेकिन वो जहां तक हो संक्षेप में हो, संक्षिप्त हो, छोटी हो, ये जरूरी है। इसलिए यह आवश्यक है पहले से ध्यान रखें कि रेडियो हमारे और श्रोता के मध्य एक सहयोगी माध्यम है। जैसे ये गूगल मीट एक माध्यम है, वैसे ही श्रोता और वक्ता के बीच या वार्ताकार के बीच रेडियो एक माध्यम है, और इस माध्यम से श्रोता को हम लगातार अधिक समय तक बांधे नहीं रह सकते। वो बंद कर देगा रेडियो अगर आपकी वार्ता बोरिंग हो रही है, अन्य मनस्क करने वाली हो रही है, उसमें कुछ कौतूहल वर्धन की क्षमता नहीं है, अच्छे शब्दों का प्रयोग नहीं हो रहा है, उसमें लय अगर नहीं है, तो श्रोता बोर होकर के उस बात को बंद कर देगा, रेडियो को समाप्त कर देगा, उस रेडियो को ऑफ कर देगा। इसलिए क्या करना चाहिए? वार्ता में एक व्यक्ति या वाचक श्रोताओं से सीधे संवाद स्थापित करता है। इस संवाद में हाव भाव होने चाहिए। इन संवादों में अन्य कोई दृश्य अभिव्यक्ति, जैसे टेलीविजन में दृश्य आ सकता है, लेकिन रेडियो में वो शक्ति नहीं है। रेडियो माध्यम में उस प्रकार की सुविधा नहीं है कि आप कोई दृश्य दिखा सकें, इसलिए उस दृश्य को इस प्रकार से आपको वर्णन करना चाहिए ताकि लोगों के आंखों के सामने वो प्रस्तुत हो जाए, केवल शब्दों के माध्यम से, केवल ध्वनि के माध्यम से। सिवाय केवल शब्दों के माध्यम से आपको करना है, आपके पास केवल शब्द हैं, और शब्दों के द्वारा उच्चारित होने वाली ध्वनि है, इतना ही। ऐसे में अधिक समय तक संवाद की स्थिति बनी रहना मुश्किल होता है। इसलिए रेडियो वार्ता अधिक से अधिक सामान्यतः 10 मिनट की होनी चाहिए। जो मैंने प्रसारित की वो 17 मिनट की थी, तो उस प्रकार से ज्यादा 20 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। निश्चित अवधि में वार्ताकार को अपने विषय का विवेचन विश्लेषण करना होता है। यही वार्ता लेखक की प्रतिभा और कौशल की कसौटी भी होता है। बहुत कम समय में बहुत कुछ कहने की कला, जैसे मैंने अनेक बार प्रमोद महाजन जी का उदाहरण दिया है कि वो एक ही व्याख्यान मुद्रित माध्यम के लिए अलग करते थे, रेडियो के लिए अलग करते थे और टेलीविजन के लिए अलग किया करते थे, क्योंकि उसमें बीट्स में, समय में उतना ही समाना चाहिए, ये उसकी पहली शर्त होता है। वही वार्ता लेखक देखिए निर्धारित समय के भीतर अपनी बात को पूर्णता से और भावात्मकता ढंग से प्रस्तुत करना है। अतः वार्ता आलेख में, यानी वार्ता जो आप पहले लिख लेते हैं, उसमें संक्षिप्तता के साथ पूर्णता और प्रभावात्मकता भी होनी चाहिए। मतलब वो संक्षिप्त हो लेकिन अपूर्ण न हो। वो संक्षिप्त हो तो चलेगा, लेकिन उससे अपूर्ण नहीं होना चाहिए, उसे अपने आप में पूर्ण होना चाहिए। जैसे कबीर के दोहे में 2 ही पंक्ति में वो संपूर्ण ज्ञान उंडेल देते हैं, वो संपूर्ण ज्ञान उंडेल देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि दोहे बहुत छोटे होते हैं लेकिन घाव बड़े गंभीर कर लेते हैं। इसलिए संपूर्णता, 2 ही पंक्तियों में बात कहो लेकिन वो संपूर्ण बात होनी चाहिए। संक्षिप्तता बहुत बार क्लिष्टता का सृजन करती है कम समय में, तो ये क्लिष्टता भी नहीं होनी चाहिए। वार्ताकार को उससे बचना चाहिए, उसे क्लिष्ट बातें न कहें, कठिन बातें न कहें,
संक्षिप्तता के मोह में आप ऐसी कुछ बातें न कहें कि वो लोगों की समझ में ही न आए। कुल मिलाकर के देखें तो समसामयिक और स्थानिक जनजीवन से जुड़े विषय को निर्धारित समय में संलाप शैली में अनौपचारिक ढंग से सुबोध, प्रवहमान और प्रभावी रूप में श्रोताओं तक पहुंचाने में सक्षमता, यही वार्ता लेखन की प्रमुख विशेषताएं होती हैं। तो ये जो विशेषताएं, जो 6 विशेषताएं हमने देखी, एक बार फिर से उनका उच्चारण हम आपके सम्मुख करते हैं। किसी भी एक अच्छी रेडियो वार्ता की जो विशेषताएं या जो गुण होने चाहिए, जो लक्षण होने चाहिए, वो 6 हैं, जिनमें विषय चयन, दूसरा जिज्ञासा या कौतूहलवर्धन वार्तालंब, सहज एवं सम्यक विषय विस्तार, उसके उपरांत अनौपचारिकता, प्रवाहमयी सुरेख भाषा शैली और संक्षिप्तता, ये उसके 6 विशेषताएं हैं। अब ये हुआ पहला चरण। अब हम चलते हैं दूसरे चरण की ओर, जो सचमुच प्रस्तुतिकरण है। देखिए, लेखन का एक अलग हो गया और अब प्रस्तुतिकरण की ओर हम आए हैं। वार्ता प्रस्तुतिकरण, इस दूसरे चरण में ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि रेडियो एक श्रव्य माध्यम है, अतः इसके सभी कार्यक्रमों में प्रस्तुतिकरण पक्ष अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेखन से भी ज्यादा। लेखन पक्ष उसका सहायक है, वो मुख्य नहीं है, वो गौण पक्ष है। लेखन आदर्श होना चाहिए, ये बात अलग है, परंतु उसका प्रस्तुतिकरण अगर ठीक ढंग से नहीं हुआ तो अच्छे से अच्छे आदर्श आलेख के भी पंटाधार हो जाता है। अगर अच्छे आलेख का अच्छा प्रस्तुतिकरण नहीं हुआ तो वार्ता प्रभावहीन हो जाएगी। वार्ता का प्रस्तुतिकरण पर निम्न बातों में, निम्न विशिष्टताओं के आधार पर आवश्यक होते हैं। इसमें देखिए, सबसे पहली बात है स्वाभाविकता, दूसरी बात आत्मीयता, तीसरी बात तान अनुतान, मानक उच्चारण। ये 5 बातें अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। अब हम एक एक की ओर जाएंगे। पहली बात है स्वाभाविकता। रेडियो वार्ताकार का स्वाभाविक बने रहना सबसे आवश्यक गुण है। माइक्रोफोन के सामने जहां से रेडियो वार्ता का मुद्रण होने वाला है, ध्वनि मुद्रण होने वाला है या प्रसारण होने वाला है, उस रेडियो वार्ता में माइक्रोफोन के सामने बैठ करके सामान्यतः पहली बार जो रेडियो वार्ता करता है तो उसे एक प्रकार की घबराहट निर्माण हो जाती है। इस घबराहट को जहां तक हो सके टालना चाहिए और स्वाभाविक ढंग से, जैसे आप घर में बात करते हैं, जैसे आप समाज में बात करते हैं, वैसे ही बात करो। मतलब रेडियो के माइक्रोफोन का बॉदरेशन नहीं लेना चाहिए, उसका टेंशन नहीं लेना चाहिए। अगर इस प्रकार की घबराहट होती है, पहली बार रेडियो के सामने वार्ता करने वाले की हो, तो उसमें एक प्रकार की कृत्रिमता आ जाती है। उस कृत्रिमता को टालने के लिए हमें स्वाभाविक ढंग से बात करनी चाहिए। ये दोनों स्थितियां रेडियो वार्ता के लिए उपयुक्त नहीं है। सामान्य रूप से जैसे व्यक्ति सदैव बातचीत करता रहता है, उसी रूप से रेडियो पर बात करने से ही स्वाभाविकता आ सकती है। यह भी स्मरण रहे कि वार्ताकार कोई अभिनेता नहीं है, वह एक आम व्यक्ति है और वार्ता आम आदमी से कर रहा है, सामान्य लोगों से वो बातचीत कर रहा है। अतः बिना किसी विशेष शैली को अपनाकर, जैसे देखिए प्रत्येक अभिनेता की अपनी अपनी अलग शैली होती है, वह शैली को अपनाएंगे मत। जैसे अमिताभ जी की है, जीवन साहब की है, अजीत साहब की है, मिथुन चक्रवर्ती की है, उस प्रकार की विशिष्ट शैली अपनाने की आवश्यकता नहीं है। आपको साधारण बात कह दें, साधारण स्थिति से कह दें, अपनी स्वाभाविक आवाज में ही बोले। देखिए आजकल बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडी करने वाले लोग होते हैं जो अलग अलग अभिनेताओं की अलग अलग आवाज निकालते हैं। उस प्रकार की आवाज निकालने की आवश्यकता नहीं। आपकी जो स्वाभाविक आवाज है, आपका जो स्वाभाविक स्वर है, उसी में वार्तालाप शैली में वार्ताओं का प्रस्तुतिकरण करना ज्यादा प्रभावशाली होता है, न कि आप किसी की नकल करें। जैसे कि स्टैंड अप कॉमेडी में बहुत सारे लोग बहुत सारे अभिनेताओं की नकल कर लेते हैं, वैसी नकल आपको करनी नहीं है। आपकी स्वाभाविक शैली में आप बात करें और जो अत्यंत प्राकृतिक हो, उसमें कोई कृत्रिमता न आ पाए, किसी की नकल न हो। दूसरी बात है आत्मीयता। ध्यान रहे, वार्ताकार ये मानकर वार्ता का पठन करे कि उसे मात्र लेख पढ़ना है, संगोष्ठियों की तरह, कॉन्फ्रेंस की तरह, वो नहीं होना चाहिए।
और श्रोताओं से उसका कोई संबंध ही नहीं है, ये गलत है, तो वो एक तरफा बात हो जाएगी। बहुत बार ऐसा भी होता है कि बहुत से अध्यापक, हो सकता है उसमें मैं भी, मुझ में भी दोष हो, कि छात्रों का उसमें भी योगदान होना चाहिए, कम से कम छात्र मन लगाकर सुने तो ये आत्मीयता का भाव होना चाहिए। किसी भी अध्यापक को छात्रों के प्रति आत्मीयता होनी चाहिए, अपने बच्चे उन्हें लगने चाहिए। उसी प्रकार से रेडियो वार्ताकार को सुनने वाला जो उसका बृहद श्रोत्री वर्ग है, वह श्रोत्री वर्ग भी आपको अपना लगना चाहिए, आपके घर का लगना चाहिए, आपका संबंधी लगना चाहिए, आपका रिश्तेदार लगना चाहिए, आपका भाई लगना चाहिए, वरना मित्र लगना चाहिए। मित्रों से जिस प्रकार से आप वार्ता करते हैं उसी प्रकार से वार्ता करनी चाहिए। आत्मीयता से वाणी में एक प्रकार की मधुरता आ जाती है, कठोरता का नाश हो जाता है, भावुकता आ जाती है, और भाव प्रवण वाणी ही प्रभावोत्पादक होती है। आत्मीयता से आप्लावित शब्दों का श्रवण मात्र कान से नहीं अपितु हृदय से भी किया जाता है, दिल से भी किया जाता है। आत्मीय भाव से वार्ता करते समय शब्दों में जो एक मृदुलता आ जाती है, जो एक मधुरता आ जाती है, जो एक सुषमा आ जाती है, वह श्रोताओं को प्रभावित किए बिना नहीं रहती। इसलिए मैंने अभी उदाहरण दिया था कि पुराने जमाने में बिना का गीतमाला का जो सूत्र संचालन किया करते थे, रेडियो वार्ता करते थे, वो अमीन सयानी जी की वाणी में कितना माधुर्य था, लेकिन वो बोलते कैसा थे उसको भी समझना बहुत जरूरी है। तीसरी चीज है तान अनुतान या आरोह अवरोह। बातचीत करते समय किस शब्दों को, किस अक्षर को कितना ऊंचा उठाना चाहिए, कितना नीचे गिराना चाहिए, यह समझ में आना चाहिए वार्ताकार को। वार्ता का कोई भी आलेख साधारण लेख नहीं है, इसके लिए उसे पढ़ते समय पठन शैली में एक अनौपचारिकता का होना अनिवार्य है। साथ ही साथ पठन की क्रिया अनौपचारिक के बातचीत में जो लहजा होता है, बोलने का लहजा, उसमें पूरा उतार चढ़ाव होना चाहिए। जैसे यूपी बिहार की जो भाषा है भोजपुरी, तो उसमें अलग होना चाहिए, हरियाणवी में अलग होना चाहिए, गुजराती जैसा अलग होना चाहिए। तो उसका जो तान अनुतान, प्रत्येक भाषा की अपनी एक विशिष्ट शैली होती है, उतार चढ़ाव उसमें होता है, आरोह अवरोह होता है, तान अनुतान होती है, उसको समझना बहुत जरूरी है। आवश्यकता के अनुसार सही बलाघात भी करने आना चाहिए, किस अक्षर पर आघात करने आना चाहिए, ओ क्या हो रहा है यह, तो इस प्रकार से कहीं प्रश्न चिन्ह लगाना चाहिए, कहाँ अनुतान होनी चाहिए, कहाँ किस प्रकार से बलाघात होना चाहिए, स्ट्रेस कहाँ होना चाहिए, किस अक्षर पर, किस ध्वनि पर होना चाहिए, यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण बात होती है। साथ ही साथ पूर्ण विराम, प्रश्न चिन्ह का उच्चारण किस प्रकार करना चाहिए, अर्ध विराम कैसे लगाना चाहिए, हाइफन किस प्रकार होना चाहिए। मतलब ये लिखते समय आप लिखते तो हैं, लेकिन उच्चारण करते समय उनका उच्चारण किस प्रकार करना चाहिए, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। खास करके अनुस्वार का उच्चारण, खास करके विसर्ग का उच्चारण, जो एक चिन्ह के रूप में, ध्वनि चिन्ह के रूप में हमारे सामने आते हैं, उसकी ध्वनि किस प्रकार से निकालनी चाहिए, उसका उच्चारण किस प्रकार करना आना चाहिए, ये सारी बातें महत्वपूर्ण है। इतने ही नहीं, पठन में अगर एक रसता रहे, उसमें उतार चढ़ाव अगर न हो, उसमें तान अनुतान न हो, तो अतिरंजना, यानी कभी भी वार्ताकार को ध्यान में रहना चाहिए कि एक रसता न हो, क्योंकि सुनने वाला व्यक्ति बोर हो जाता है। इसलिए कुछ नए प्रयोग उसमें आने चाहिए, उसमें अतिरंजना भी नहीं होनी चाहिए, उससे जहां तक हुए बस एक सुर और सपाट लय में, जैसे पट कोई वो बोल दिया, चलिए। जैसे बहुत सारे ऐसे रेडियो पर वार्ताकार थे जिन वार्ता समाचार बोलते समय एक ही लय में होता, तो कोई सुनता नहीं था। इसलिए एक सुर और एक लय में ही, सपाट लय में ही, सपाट बयानी में ही ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, अपितु अधिक से अधिक उसको अधिक रंजक रीति से प्रस्तुत करने आना चाहिए, लेकिन वो अतिरंजक भी न हो, एक रस भी न हो तो अतिरंजन भी न हो। तो श्रोता बहुत जल्दी उब जाता है अगर वो एक रस और अतिरंजित बातें हो। तो इसकी जगह हमें एक रस नहीं तो अनेक रस उसमें आने चाहिए, नवरसों का भी समावेश उसमें हो जाए, उसमें कभी श्रृंगार रस भी आ जाए, वीर रस भी आ जाए, रौद्र रस भी आ जाए, विभत्स रस भी आ जाए, अद्भुत रस भी आ जाए, शांत रस भी आ जाए, तो एक प्रकार से वो एक रस नहीं होगा। अब चलते हैं पांचवी बात, मानक उच्चारण। ध्यान रहे, खास करके जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है, जिसे मराठी में प्रमाण भाषा कहते हैं, हिंदी में मानक भाषा कहते हैं, उस मानक भाषा के उच्चार आपको करने आने चाहिए, वरना श्रोता गड़बड़ा जाएगा।
केवल कुछ शब्दों के अशुद्ध उच्चारण से अच्छे आलेख भी प्रभावहीन हो सकते हैं। मानक उच्चारण वार्ता के संप्रेषण परिधि में वृद्धि करते हैं। मतलब अच्छा उच्चारण होना चाहिए। अगर उच्चारण सही नहीं है तो देखिए, मैंने एक बार कहा था, मैंने बहुत बार शायद आपसे भी कहा होगा कि एक शेर है, न गीला करेंगे न शिकवा करेंगे तो सलामत रहे, यही बस दुआ करेंगे। लेकिन इसी अच्छी उर्दू को अगर इसका उर्दू का उच्चारण ठीक ढंग से नहीं किया तो क्या होता है, देखिए, न गीला करेंगे न सूखा करेंगे तो सलामत रहो, यही बद दुआ करेंगे। तो ये बात ठीक नहीं जचती। खास करके अगर संस्कृत के शब्दों का प्रयोग करना है तो उसके लिए सही सही उच्चारण कैसे, मूर्धन्य उच्चारण कैसे होते हैं, तालव्य उच्चारण कैसे होते हैं, कंठ उच्चारण कैसे होते हैं, अनुनासिक के उच्चारण कैसे होते हैं, इन सभी को आपको ठीक ढंग से समझना पड़ेगा। जैसे वांग्मय शब्द, आप लिखते समय वांग्मय लिखा, पढ़ते समय आपने वाड़मय अगर पढ़ा तो गलत होगा, क्योंकि ड और ड लगभग एक जैसा ही लिखा जाता है। तो ये बहुत जरूरी है आप समझें कि एक क्षेत्र में, देखिए, एक क्षेत्र में अब आंचलिक प्रभाव भी होता है। मैं केवल शब्दों की कठिनता की बात नहीं कर रहा हूँ, आंचलिक प्रभाव। अगर देखिए कि बिहार भोजपुरी में होने वाले उच्चारण जैसे हैं, या हरियाणा में उच्चारण होने वाले, लेकिन बोली भाषा के जो उच्चारण है वो नहीं आने चाहिए। उसकी जगह जो हिंदी का एक मानक उच्चारण का रूप है उसे ही प्रयोग करें। क्योंकि एक क्षेत्र के, समझिए, हरियाणा के हरियाणवी भाषा का प्रभाव लेकर के अगर आप चल रहे हैं तो वो बिहार के लोगों के समझ में नहीं आएगा। एक ही हिंदी भाषा है, लेकिन हरियाणा में बोलने का उच्चारण का ढंग अलग है, बिहारी में उच्चारण का ढंग अलग है। वही राजस्थानी में भी नहीं चलेगा। वह एक प्रकार से देखेंगे कि जो हिंदी की अलग अलग बोलियां हैं, मगही में नहीं चलेगा, मैथिली में नहीं चलेगा, भोजपुरी में नहीं चलेगा, नेपाली में नहीं चलेगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप जहाँ तक हो सके गंवारू शब्दों का प्रयोग कम करें, बंद ही करें। उसकी जगह स्टैंडर्ड जो शब्द होते हैं, स्टैंडर्ड जो उच्चारण होते हैं, मानक उच्चारण होते हैं, उनको लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे देखिए कि बिहार में वो को ब कहा जाता है, तो रविंद्रनाथ को रविंद्रनाथ कहेंगे, तो वो गलत है। ब नहीं, वहाँ वही होना चाहिए। तो इस प्रकार से उच्चारणों का ध्यान अगर आप रखते हैं तो एक अच्छे रेडियो वार्ताकार के रूप में आपकी धाक जम सकती है। इसलिए मानक जो स्टैंडर्ड उच्चारण है, जो प्रमाण उच्चारण है, उसी का प्रयोग करें ताकि उस भाषा क्षेत्र के सारे लोग उसको समझें। अमानक उच्चारण ग्राम्यता का परिचायक है, अबोधता का परिचायक है, गंवारूपन का परिचायक होते हैं। इसलिए डॉक्टर लक्ष्मीकांत पांडेय, जो बहुत बड़े भाषा वैज्ञानिक हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के, वे लिखते हैं, गलत उच्चारण होने से वक्ता से श्रोता का विश्वास उठ जाता है, समाप्त हो जाता है, और फिर आलेख के विषय या उसकी गंभीरता को वो नकार देता है। वक्ता के व्यक्तित्व की श्रोता पर कोई छाप भी नहीं रह जाती। इसलिए गलत उच्चारण जहां तक हो सके टालने चाहिए। अतः एकाध शब्द का उच्चारण भी गलत हुआ तो श्रोता और वक्ता के मध्य संबंध नहीं रहता। ये बात ध्यान रखिए। वक्त श्रोताओं पर अगर अच्छा प्रभाव आपको डालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सही सही उच्चारण करने ही पड़ेंगे। ये उसकी पहली शर्त है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात मैं और कहना चाहूंगा। देखिए, इस विषय में गंवारू बोलियां तो नहीं होनी चाहिए, व्याकरणहीनता भी नहीं होनी चाहिए, अधिक से अधिक अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, व ब का ख्याल रखना चाहिए, न और ण का ख्याल रखना चाहिए, द और ध के फर्क को समझ में आना चाहिए, री और री के फर्क समझ में आना चाहिए। ये जो फर्क हैं थोड़े बहुत, विसर्ग, अनुस्वार, अनुनासिक ध्वनियाँ, इन सब का अगर ठीक ढंग से आपने ध्यान रखा तो आपकी भाषा सौंदर्य वर्धित हो सकती है। और आपकी भाषा जितनी सुंदर होगी, जितनी सुमधुर होगी, उतने ही श्रोता आपको अच्छे ढंग से सुनेंगे। हो सकता है कि ये सारे गुण मुझ में न हो, मैं ये स्वीकार करता हूँ। मैं एक अध्यापक हूँ, मैं कोई मतलब वोकल करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छा वक्ता नहीं हूँ, ये मैं मानता हूँ। परंतु फिर भी शब्दों का उच्चारण जहाँ तक हो सके वो हिंदी के लगना चाहिए। एक उदाहरण मुझे याद आता है कि महाराष्ट्र के लोग, खास करके पश्चिम महाराष्ट्र के लोगों के
हिंदी उच्चारण पर इतना प्रभाव रहता है वहाँ की बोली का कि वो उच्चारण करते समय भी सूर्य पूर्व से पश्चिम में डूब रहा है, इसकी जगह सूरज पश्चिम में डूब रहा है, ऐसा कहेंगे। तो ये ठीक नहीं, वो पश्चिम को पश्चिम ही कहना पड़ेगा, पूर्व को पूर्व ही कहना पड़ेगा। पूर्व को पूर्व कह करके काम नहीं चलेगा, पश्चिम को पश्चिम कह करके काम नहीं चलेगा। तो सूर्य पूर्व से उगता है, तो सूरज सूरज पूरब से उगता है ऐसा कहकर काम नहीं चलेगा, वो आपके गंवारूपन की निशानी होगी। इसलिए ऐसे ऐसे वाक्य हों जो हमेशा हमेशा आपको प्रमाण भाषा, मानक भाषा, स्टैंडर्ड लैंग्वेज के उच्चारणों में आपको पढ़ाई जाए, उसी का आपको आना चाहिए, वरना गलत वक्ता का प्रभाव श्रोताओं पर नहीं पड़ेगा और वो बाद में उसे सुनना पसंद नहीं करेंगे। जैसे कि पूर्व में संकेत किया गया है कि वार्ता में शब्द ही संप्रेषण का माध्यम है, हमारे पास शब्द हैं केवल। शब्द में अर्थ सौंदर्य के साथ ध्वनि सौंदर्य भी होता है। अशुद्ध उच्चारण से यह ध्वनि सौंदर्य और ध्वनि सामर्थ्य नष्ट हो जाता है, परिणाम स्वरूप वार्ता प्रभावहीन बन जाती है। इसमें मुझे एक कबीर का दोहा याद आता है। कबीर शब्द की महिमा कहते हुए कहते हैं, शब्द शब्द हर कोई कहे, शब्द के हाथ न पाँव, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव, एक शब्द करे घाव। इसलिए शब्दों के इस महात्म्य को समझकर आप सही सही उच्चारण करेंगे। हमारा समय समाप्त हो रहा है, आपको अगले सोमवार के लिए आमंत्रित करके हम यहीं रुक जाते हैं। जय हिंदी, जय नागरी, धन्यवाद।